बच्चे जागरूक रहे हैं। माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को जागरूक करें कॉमर्स के प्रति, क्योंकि सर ये हमारा जो माँ कॉमर्स बाप विषय है। तो आपका जो है किसान है, हाँ जी सर। अवेयर नहीं है, हाँ जी सर। या खेत में जाता है या किसी जगह काम करता है, तो उसके पास तो समय नहीं है। हाँ जी सर। और आप सरकारी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, हाँ जी सर। तो माँ बाप इतना अवेयर नहीं है, हाँ जी तो फिर सर। आप कैसे करोगे कि बच्चा कॉमर्स ज़्यादा से ज़्यादा ले? सर जैसे आप क्या करेंगे स्पेशल? हाँ जी सर, जैसे 10वीं कक्षा होती है सर, 10वीं कक्षा जैसे ही छात्र पास करता है उसके पास ऑप्शन होते हैं कि वो आर्ट चूज करे, कॉमर्स चूज करे, क्या चूज करे। तो सर जो ये स्कूल प्रशासन होते हैं और जो शिक्षक होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो बच्चों में आप क्या करेंगे? सर मैं उनको कॉमर्स व्यक्तिगत तौर पर मैंने प्रश्न पूछा है कि व्यक्तिगत तौर पर आप क्या करेंगे? सर मैं उनको कॉमर्स के बारे में जागरूक करने का प्रयास करूंगी कि ये जो कॉमर्स विषय है ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। कैसे? ऐसे सर जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही हमारे डेली रूटीन के काम शुरू होते हैं, तो उनमें हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो सब चीज़ें हमें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। तो पूरा दिन हम अपना प्लान करके ऑर्गेनाइज करेंगे तभी हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और सर ये और भी तरीकों से जीवन से जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनाइज तो ये सीधा सीधा सा आपका जो है एमबीए का काम हो गया। मैनेजमेंट तो सारा, किस चीज़ का काम हो गया? मैनेजमेंट का काम तो सारा एमबीए का हो गया। हाँ जी सर। तो फिर बिजनेस का कहाँ क्या रोल है इसमें? बिजनेस का ये रोल है सर इसमें। अब हम दुकान पे जाते हैं, कोई भी सामान खरीद के लेके आते हैं, तो सर जैसे दुकानदार है वो हमें पागल नहीं बना सकेगा, कम वजन नहीं दे सकेगा हमें। हम इन चीज़ों के प्रति अवेयर रहेंगे। सर बिजनेस जैसे हम कोई भी सामान दुकान से खरीद के लेके आते हैं सर, तो उसकी गुणवत्ता के बारे में जो भी मार्क्स होते हैं हम उनकी गुणवत्ता जांच करके वो सब चीज़ें खरीद सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने देखा होगा आजकल हर कोई आदमी एक चीज़ बड़ी आसानी से कह देता है कि इतनी महंगाई में कैसे जिया जाए। तो एक कॉमन सा वर्ड हो गया, बड़ी महंगाई है भाई, हाँ जी सर। इस महंगाई ने तो एकदम जीना आराम कर दिया है, जीना दूभर कर दिया है। हाँ जी। इस टाइप से हम बोल देते हैं हम लोग। अगर एज ए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट आपसे ये कहा जाए कि आप बच्चों को बता रहे हो, तो आप क्या कैसे बताओगे उसको? इन्फ्लेशन को सर बताओ फिर मुझे, आप कैसे समझाओगे सर उसको? ऐसे इन्फ्लेशन ये एकदम से, जैसे इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं होता कि एक ही बार प्राइस चेंज हो गया तो हम उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। इन्फ्लेशन होता है सर जब लगातार मूल्यों में बढ़ोतरी हो रही है तब हम उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। इन्फ्लेशन किसी अर्थव्यवस्था के लिए सही होता है क्या? सर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होती है सर। क्यों नहीं होती भाई? अगर मांग हो रही है इन्फ्लेशन का, तो मतलब नेचुरल सी बात है कि आप डिमांड क्रिएट कर रहे हो। सर उससे जब हम मांग करेंगे तो ही तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी। जब हम मांग ही नहीं करेंगे, इस पेन की मांग ही नहीं है, तो इसको कोई पूछेगा ही नहीं। अगर इस पेन की मांग हो गई, आपका फटाफट खरीदने वाले आ गए, तो इसका प्रोडक्शन भी तो करना पड़ेगा। और तो इसको कोई लेगा ही नहीं, तो इसका प्रोडक्शन मैं क्यों करूँगा? ये तो वेस्ट हो गया मेरे लिए। सर जो मूल्य है वो सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, उसके जैसे सर डिमांड और सप्लाई दोनों पे डिपेंड करता है मूल्य। जहाँ पर दोनों का संतुलन होगा वही प्राइस फिक्स होगा सर। ऐसे नहीं कि देखिए, अगर हम अर्थव्यवस्था में प्राइस एक बात ध्यान बढ़ाते चले रखिएगा, जाएंगे। एक लेवल तक आपको जो जवाब देना था इन्फ्लेशन के बारे में, हाँ जी सर। एक लेवल तक इन्फ्लेशन सही रहती है। हाँ जी ध्यान सर। रखिएगा इस हाँ चीज़ जी। को, आपको ऐसे जवाब नहीं देना था कि दोनों ही सही नहीं होती। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन एक लेवल तक सही रहता है। इन्फ्लेशन जब तक हमारे रीच में वस्तुएं हैं तब तक हम मांग करते रहें, और जब हमारी रीच से बाहर हो जाएंगी, नेचुरल सी बात है, तब हम मांग ही नहीं कर पाएंगे। हाँ जी सर। और जब हम मांग नहीं कर पाएंगे तो नेचुरल सी बात है, हम कितना उत्पादन कर लें वो फैक्ट्री में ही रह जाएगा। हाँ जी सर। और फैक्ट्री में रहेगा तो हमारा कोई काम का नहीं है। और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन जो है आपका मंदी की तरफ ले जाएगी हमें। तो आप कहते हैं कि एक लेवल तक सही है, मतलब हाँ सर उसके बाद सही। आपको आंसर देने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना है। अगर आप सीधा बोलोगे कि नहीं दोनों सही नहीं है, एक लेवल के बाद सही नहीं है, आप ये बोलना है, मतलब ठीक है बेटा? ये बताइए बेटा, आप हरियाणा से राज्यसभा के कितने मेंबर हैं? सर हरियाणा से राज्यसभा के 10 मेंबर है सर। राज्यसभा से सॉरी सर 5, लोकसभा से 10 है। ठीक है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में कौन चुने गए हैं इसके लिए? सर ये मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चलो किन्हीं दो के नाम बता दीजिए, कोई भी। लोकसभा से सर। राज्यसभा से सर लोकसभा का अभी मुझे याद है सर, जैसे श्रीमती शैलजा कुमारी जी हैं और श्री दीपेंद्र हुड्डा जी हैं सर, और धर्मवीर जी हैं सर, श्रीमान धर्मवीर जी हैं सर। चलो ठीक है। आप ये बताइए, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए क्लास के अंदर, आपने कुछ पढ़ाया और आपकी क्लास का एक बच्चा ये कहता है कि मैम आपने ये गलत पढ़ाया, ये ठीक नहीं है, तो आप क्या करोगे?
सर सबसे पहले तो मैं जांच करूंगी कि मैंने जो पढ़ाया है वो सही है या नहीं है। अगर वो सही है तो मैं छात्रों को समझाऊंगी कि बेटा ये ऐसे ऐसे ही होगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं अपनी शिक्षण विधियों में चेंज करके आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगी। और सर अगर दूसरी वजह ये रही कि नहीं, मैंने आप जो समझे पढ़ाया नहीं, है वो वो ये नहीं गलत कह रहा है। है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो ये कह रहा है कि मैडम आपने गलत बताया है। हाँ जी सर, मैं यही बता रही हूँ, अगर मैंने सही पढ़ाया है उसको तब तो मैं उसको समझाऊंगी कि बेटा ये सही है, और अगर मैंने गलत पढ़ाया है उसको तो सर मैं अपनी कमियों का मूल्यांकन करूंगी, आप ये जांच नहीं करूंगी। जांचोगे कि इसका सोर्स क्या है, आप ये नहीं देखोगे कि बच्चा जो चीज़ कहने लग रहा है उसके पास जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो उसको कहाँ से मिली है, उसका सोर्स नहीं देखोगे पहले। हाँ जी सर, ये मैं जांचने की कोशिश करूंगी। ठीक है। हरियाणा के अंदर कितने जिले हैं? सर हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं। जब हरियाणा बना, हरियाणा का गठन हुआ तब कितने जिले थे? सर जब हरियाणा का गठन हुआ तब हरियाणा में 7 जिले थे। 7 जिले, ठीक है। और लास्ट में कौन सा जिला बना है हरियाणा का? सर चरखी दादरी जिला हरियाणा का लास्ट में बना है। ठीक है सर। अच्छा ये बताइए कि जीएसटी कब लागू हुआ? सर जीएसटी 2017 में लागू हुआ सर। ओके। अच्छा ये बताइए कि डब्ल्यूटीओ से पहले जो व्यापार होता था वो किसके अधीन होता था, कैसे होता था? सर डब्ल्यूटीओ से पहले गेट के अधीन व्यापार होता था सर। इसका क्या है मतलब गेट का? सर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है सर, ये Okay. इसको रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ। गेट के बाद गेट्स आया था, गेट्स सर एग्जैक्टली मैं रिमाइंड नहीं। सर्विस भी जोड़ा गया था उसमें, हाँ सर, ट्रेड एंड टैरिफ एंड टैरिफ सर्विसेज। एंड सर्विसेज, ये सर। ठीक है। डब्ल्यूटीओ कब आया? सर डब्ल्यूटीओ 1995 में आया था सर। ओके, कहाँ हेड ऑफिस इसका? सर वॉशिंगटन डीसी है में इसका हेड ऑफिस है। श्योर? सर आई एम नॉट श्योर। तो श्योर नहीं तो फिर आप श्योर बता कैसे रहे हैं? सर वो जैसे डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक में कंफ्यूजन। अगर नहीं पता हो तो देखो एक बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा। अगर आपको लगे कि कन्फ्यूजन है हाँ जी सर। तो आप परमिशन ले सकते हो कि सर मुझे एकदम पक्का तो याद नहीं है, हाँ जी सर। अगर आप कहें तो मैं बताऊं। ठीक है सर। तो फिर क्या हो जाता है कि अगर आप भले ही गलत बता रहे हो तो मुझसे परमिशन लिए, मतलब इन द सेंस के सामने जो पैनल बैठा है उससे परमिशन ले रहे हो। ठीक है। पता है तो फिर तो सही है, पर नहीं भी पता तो परमिशन ले लिया आपने, तब आप एक कोशिश रहती कि तुक्का सही भी लग जाए गलत भी हो जाए, तब सामने वाला बुरा नहीं मानेगा, ठीक है सर। नंबर नहीं कटेगा आपका फिर। ओके सर, थैंक यू सर। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखो। अच्छा ये मुझे बताइए कि जीएसटी क्या जरूरत पड़ गई लाने की जब आपका वैट वगैरह सारी चीज़ें चली रही थी सही में? सर वैट में अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे, टैक्स कर के ऊपर कर लगाया जाता था। Okay. और सर अब जीएसटी में पूरे राज्य में एक ही कर देना पड़ता है, अलग अलग कर नहीं देना पड़ता सर। ये पूरे ये सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है, इसमें कुछ समझ में नहीं आया। सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी होता है सर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ई वे बिल क्या होता है, इसमें कोई वर्ड होता है ई वे बिल वगैरह कुछ ऐसा यूज होता है? सर अभी मैं वो याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा याद नहीं किया आपने, थोड़ा देख के जाइए क्योंकि कुछ जनरल चीज़ें हैं सामने जो आम आदमी को पता हो वो हमें जरूर पता होना हाँ चाहिए। जी सर। अच्छा ये बताइए कि आपका जो डिमांड होती है हाँ जी सर। उसकी कोई एक प्रॉपर सी डेफिनेशन आप मुझे दे सकते हो कि क्या होती है डिमांड? हाँ जी सर, डिमांड करने के लिए हमारे पास 3-4 चीज़ों का होना जरूरी है। जैसे सर डिमांड करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए, खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। देखो ध्यान रखो इस चीज़ का कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, पैसे होने चाहिए वर्ड यूज नहीं होता है। ओके सर। तो सर ठीक है, फिर आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, सर आपकी वो मैं बता कैपेसिटी रही हूँ होनी चाहिए। खरीदने की क्षमता होनी हाँ चाहिए। क्षमता होनी चाहिए, और बोलिए पैसे होने चाहिए ऐसे वर्ड यूज नहीं करना, मुद्रा आप कह सकते हो। हाँ जी सर, इच्छा होनी चाहिए। हाँ विलिंगनेस होनी चाहिए, उस वस्तु को खरीदने की तत्परता होनी चाहिए। तत्परता होनी चाहिए। और सर सर इतना ही याद ठीक है। है। अच्छा ये बताइए कि इन्फ्लेशन बढ़ने के कुछ कारण होते हैं, वो क्या है? सर इसके पीछे, इन्फ्लेशन बढ़ने के पीछे बैंक रेट भी काम करती है सर, जैसे आरबीआई की रेपो रिवर्स ठीक है, और रेट क्या होती काम है। करता है? और सर अन्य वस्तुओं की जो बाजार की जो स्थिति है वो भी इन्फ्लेशन के पीछे काम करती है सर। अच्छा ठीक है विकास सर। ये बताइए, आप एचपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनको कौन नियुक्त करता है? सर एचपीएससी के मेंबर्स को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ठीक है। और ये बताइए आप, जैसे लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका टाइम पीरियड कितना होगा? सर लोकसभा के सदस्यों का 5 साल। और राज्यसभा? सर राज्यसभा के सदस्यों का ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता है, परंतु हर 6 साल के बाद
2/3 सदस्य शायद सर 2/3 नहीं, सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का टाइम होगा 6 6 साल। साल। कोई राज्यसभा से मेंबर जाएगा तो 6 वर्ष होगा। हाँ जी सर। ठीक है, ये तो 2 साल के बाद 1/3 है ना, जिनका टाइम कंप्लीट हो हाँ जी सर। जाएगा उनकी जगह पर दूसरे मेंबर्स हाँ आएंगे। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। क्या आगे चलकर 2029 में जब चुनाव होंगे हाँ जी हरियाणा सर। के अंदर विधानसभा के, हम्म। क्या इन्हीं विधानसभा की सीटों पर होंगे या कुछ बढ़ेंगी ये? नहीं सर, 2026 में प्रावधान किया गया है कि सीटें बढ़ेंगी। प्री सिमन आयोग का हाँ गठन जी किया सर, था, इसके प्री बाद सेमिनार। बढ़ेंगी। हाँ जी। लोकसभा की भी बढ़ेंगी हाँ जी सर। और राज्यसभा? सर राज्यसभा की भी बढ़ेंगी और लोकसभा की भी। हरियाणा का जब गठन हुआ हाँ जी सर। तो विधानसभा की कितनी सीट थी? सर जब हरियाणा का गठन हुआ विधानसभा की 54 सीटें थी सर। और ये जो 90 हुई हैं ये कब हुई? सर एग्जैक्ट अभी याद नहीं कर पा रही हूँ सर, शायद ये आप कहीं तो मैं बताऊँ सर। हाँ जी, बताइए। जितना मैं याद कर पा रही हूँ सर, ये 77 में हुई थी। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो ये बताइए आप, जो NEP 2020 और NEP 1986, हाँ जी सर। तो इसमें आप क्या अंतर देखते हो दोनों में? सर NEP 1986 इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट पर इतना ध्यान नहीं देता था, और उसमें सर जैसे विषयों में चुनने की स्वायत्ता प्रदान नहीं की गई थी। NEP 2020 के अंदर बच्चा कोई भी विषय चुन सकता है। जैसे सर पहले आर्ट लेते थे तो आर्ट के विषय हम चुन सकते थे, पर अब अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट आर्ट्स के जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में है और वो बच्चा कॉमर्स भी पढ़ना चाहता है तो वो दोनों विषय को चूज कर सकता है सर। और इसमें स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप पे भी ध्यान दिया गया है सर, जैसे कि बच्चा जैसे ही 12th पास करे वो बेरोजगार ना रहे सर। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट के अंदर ICT का कैसे यूज कर सकते हो? सर हम अपने सब्जेक्ट के अंदर, जैसे सर मेरा विषय कॉमर्स है तो मैं बच्चों को जैसे डायग्राम्स होते हैं सर, वो एक्सेल शीट में बनाकर डायग्राम्स बनाकर दिखा सकती हूँ सर। जैसे इकोनॉमिक्स के डायग्राम्स भी बना सकते हैं। और सर जैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं हमें, तो हम अकाउंट्स भी सर जैसे स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करके अकाउंट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। टैली का भी प्रयोग हम कर सकते हैं सर। ठीक है, ठीक है सर। राजकोषीय घाटा क्या होता है? सर एक बार आप इंग्लिश में बता दें। रेवेन्यू डेफिसिट। सॉरी सर याद नहीं है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? व्यापारी घाटा। व्यापारी घाटा सर, ये टर्म शायद जितना मैं याद कर पा रही हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है। और सर ये क्या पूछा था आपने? बैलेंस ऑफ व्यापारिक घाटा। व्यापारिक घाटा ये तो सर जब हमारे जो इनकम है वो कम होती है और एक्सपेंसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं सर। जैसे आयात जो हुआ हमारा वो तो ज़्यादा हो गया और हमने निर्यात कम किया सर, उसके दौरान जो घाटा हुआ वो व्यापारिक घाटा हुआ। आजकल एक चीज़ आप बड़ी न्यूज़ में सुनते हैं, पता नहीं न्यूज़ में आती कि नहीं आती है, सोशल मीडिया पे आप कई बार देखते हो, वैसे भी जनरल न्यूज़पेपर में ज़रूर आती है, टीवी वगैरह पे तो नहीं आती होगी, कि रुपए की जो वैल्यू है वो गिर रही है। तो इसका हमारे आयात और निर्यात पर क्या असर पड़ेगा? सर जैसे अगर रुपए की वैल्यू गिर रही है तो हमें दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए अब पहले से ज़्यादा मूल्य पे करना पड़ेगा सर उनकी करेंसी में। तो कौन सा ऐसा सेक्टर है हमारे देश में जिसको लाभ मिलेगा रुपए गिरने से? किस सेक्टर को? निर्यात सेक्टर में आप देखिए कि कौन सा क्षेत्र हम निर्यात ज़्यादा करते हैं, खास करके हमारा जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है, IT सेक्टर है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर का बहुत निर्यात करते हैं, हाँ जी सर। तो उसको लाभ मिलेगा। सर उसको कैसे लाभ मिलेगा इससे? नेचुरल सी बात है कि अब ज़्यादा खरीदेंगे वो सस्ता हो जाएगा। अच्छा सर, विदेशों के लिए तो सस्ता हो जाएगा जिस ना। चीज़ों का हम यहाँ से एक्सपोर्ट करें तो हमारा एक्सपोर्ट तो सस्ता ही होगा। हाँ जी सर। पहले तो हम 10 रुपये दे रहे थे, अब आपका जो है 9 रुपये में ही मिल जाएगा वो सामान, क्योंकि हमारी वैल्यू गिर रही है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपका ये ट्रेड डेफिसिट हो गया, डिवेल्युएशन क्या होता है? डिवैल्यूएशन सर, डिवैल्यूएशन होता है सर संपत्ति का जो मूल्य होता है वो कम हो जाता है सर, डिवैल्यू हो जाती है। सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा है। डेप्रिसिएशन और डिवेल्युएशन में बहुत अंतर है। हाँ जी सर। ठीक है ना। डेप्रिसिएशन का तो मतलब होता है कि भाई कोई चीज़ है आपका, मान लो कोई मशीन हम लेकर के आए हैं, हाँ जी या हम कार ही लेकर के आए हैं, कार हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी तो लागत घटती कि नहीं घटती? हाँ जी सर। उसकी कोई मशीनरी है, कुछ मशीन है, वो आपका ख़राब होती कि नहीं होती? हाँ जी सर, डेप्रिसिएशन तो हो रही है। ऐसे ऐसे सेम फैक्ट्री मशीनें हैं, वो डेप्रिसिएशन होती सर है। जैसे कि आप और आपका डिवेल्युएशन में सिंपल सा है कि भाई आपका मुद्रा रुपए की की वैल्यू मूल्य, कम हो जाती है हाँ, जैसे सर। हमने कहा कि रुपए की मूल्य गिरा दिया, हाँ जी सर, जानबूझ के भी गिरा देते हैं और अपने आप ही गिर गिरता है। जाते हैं सर। ठीक है ना। ये बताइए बेटा, आपने अपने स्टूडेंट्स को फील्ड ट्रिप पे लेके जाना है, हाँ जी सर। तो कहाँ पे लेके जाओगे आप?
सर फील्ड ट्रिप पे अगर मैं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, हाँ, कॉमर्स स्टूडेंट को ही लेके जाना है आपने। हाँ जी सर, मैं किसी उसको जैसे किसी अच्छे से व्यवसाय जैसे सर कोई फैक्ट्री कारखाना हमारे आसपास लगा हो तो वहाँ पे मैं उनको लेकर जाना चाहूँगी और उनको दिखाऊंगी कि व्यवहारिक तरीके से कैसे काम होते हैं। स्टार्टअप आपने आजकल बड़ा यूज सुनते हैं वर्ड हाँ जी, स्टार्टअप। सर। स्टार्टअप हाँ क्या जी, होता है स्टार्टअप, और कोई स्टार्टअप का उदाहरण दो मुझे, दो। सर जैसे जो छोटे और लघु व्यवसाय होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया की एक स्कीम भी लॉन्च की है। इसमें सर जैसे जो लघु व्यवसाय को प्रमोट करना चाह रहा है, जैसे सर मैं एक उद्यमी बनना चाह रही हूँ और मुझे पैसे की ज़रूरत है तो सरकार मुझे लोन वगैरह देगी सर। इससे मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूँगी और ये सर पहल इसलिए लागू की गई है ताकि बेरोजगारी खत्म हो सके सर, ज़्यादा से ज़्यादा। क्या स्टार्टअप का उदाहरण दो। स्टार्टअप का उदाहरण सर जैसे सर गांव में सिलाई सेंटर खोल लेते हैं, जो भी लेडीज होती है सर वो जोमेटो, स्विगी, हाँ ये जी सारे सर, स्टार्टअप का उदाहरण हाँ है जी बेटा, सर, ठीक है ना। हाँ जी ये सब स्टार्टअप का उदाहरण है। आप ये बताइए बेटा, चौधरी छोटू राम के बारे में बताइए आप। सर। चौधरी छोटू राम जी के बारे में। सर चौधरी छोटूराम जी सांपला गढ़ी से संबंध रखते हैं सर। ये किसानों के हित में इन्होंने काम किया था सर। क्या काम किया था किसानों के लिए? सर किसानों के लिए जैसे उनके लिए आंदोलन वगैरह किए थे सर इन्होंने। और सर जहाँ भी किसानों को जरूरत पड़ी थी सर वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। आप पंचकुला के बारे में बताइए कुछ। सर पंचकुला चंडीगढ़ के पास, अगर हम उसकी लोकेशन देखें तो चंडीगढ़ के पास पड़ता है सर पंचकुला। पंचकुला में सर HPSC का हेडक्वार्टर है और शिवालिक की पहाड़ियाँ भी सर पंचकुला में है। कोई टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे? टूरिस्ट प्लेस सर अभी एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा। मोरनी हिल। हाँ जी सर, मोरनी हिल्स है। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है सर। ठीक है गुरु जी। चलो, और कुछ दो चार और कर। ठीक। अच्छा ये बताइए आप मुझे, नवरत्न महारत्न एक वर्ड आता है, यूज होता है, क्या है ये नवरत्न महारत्न? सर इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो शामिल की जाती है नवरत्न और महारत्न में, जैसे सर गेल है, सेल है। नहीं, इनका कोई क्राइटेरिया तो होगा ना? सर वो इनकम और टर्नओवर के ऊपर होती है सर। अच्छा, ये CSR आपने वर्ड सुनते होगे आजकल की, कोई स्कूल में आप जाते हो वहाँ पे आपका एक लाइब्रेरी बना रखी है, उसके ऊपर लिख रखा है CSR हाँ जी आपका सर। इनिशिएटिव। क्या होता है ये CSR? सर CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी बिजनेस होता है उसकी समाज के प्रति कुछ ना कुछ दायित्व होते हैं। जो बिजनेस होता है वो समाज के संसाधनों का प्रयोग करता है। तो अच्छा। सर बिजनेस की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज के विभिन्न कितना मतलब वो प्रतिशत देगा अपना टर्नओवर का सर या ये लाभ का? 2% होता है सर। 2% होता हाँ है। जी सर। ओके, ये किस एक्ट के द्वारा किया सर गया? कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। ओके, आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में सुना होगा? सॉरी सर, नहीं सुना एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में। आपने जब इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उसमें एक आपने इनविजिबल हैंड देख सुना होगा। जैसे हमारे हाथ तो नजर आते हैं, एक इनविजिबल हैंड भी होता है, अदृश्य हाथ। वो संकल्पना किसने दी थी और वो अदृश्य हाथ है क्या? सर मैं घर जाकर पढ़ूंगी सर। एडम स्मिथ को आपने पढ़ाई होगा। हाँ जी सर, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, वो आपका इनविजिबल हैंड लेकर के आते हैं, अदृश्य हाथ, और मांग और पूर्ति की जो शक्तियाँ होती हैं बाजार की, डिमांड एंड सप्लाई, हाँ जी तो सर। वो आपका अदृश्य हाथ होती है। नेचुरल सी बात है। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा, लास्ट में प्रश्न पूछ लेता हूँ आपसे, इकोनॉमिक्स क्या होती है? सर इकोनॉमिक्स होती है, हमारे जो संसाधन है वो बहुत ही सीमित है। तो सर इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि सीमित संसाधनों का प्रयोग करके कैसे हम अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। सर इस सब की स्टडी इकोनॉमिक्स कहलाती है। डिमांड सप्लाई कुछ ऐसा इसमें नहीं आता? आते हैं सर, डिमांड सप्लाई, नेशनल इनकम, GDP और इंडिफरेंस कर्व। रिकार्डो की रेंट थ्योरी क्या है? रिकार्डो की क्या सर? रिकार्डो की रेंट थ्योरी। सॉरी सर, याद नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर। कोई सा टॉपिक तैयार करके आए आप? सर डेप्रिशिएशन। चलो पढ़ाइए। थैंक यू सर। आज हम करेंगे, हमारा टॉपिक है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन बेसिकली होता क्या है?
जैसे भी बिजनेस में जो भी हम स्थायी संपत्तियां यूज करते हैं, जैसे मशीनरी हो गई, प्लांट हो गई, वो अब हमेशा उसी वैल्यू पर तो बने नहीं रहते हैं, वो हमें नए भी खरीदने पड़ेंगे। तो कैसे हम ये डिफाइन करेंगे कि कितने समय के बाद वो हमें नए खरीदने हैं, कैसे कैसे उनकी वैल्यू कम होती है। अब जैसे हमारे यहाँ पर ये चेयर है, इसकी यूज करने से लगातार समय के साथ प्रयोग करने से और समय बीतने से जो भी वैल्यू में कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। और डेप्रिसिएशन के कई कारण हो सकते हैं, इनके कारणों की अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कारण हो सकता है डेप्रिसिएशन का समय व्यतीत होने के साथ। जैसे आज हमने कोई कार परचेज की, वो मान लो हमें 5 लाख रुपए की पड़ी है, पर जैसे ही हम भविष्य में उस कार को बेचने जाएंगे तो वो हम 5 लाख रुपए में नहीं बेच पाएंगे। तो जैसे ही समय व्यतीत हुआ, जो उस कार की वैल्यू है वो खुद से कम होती चली गई, इसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। दूसरा हो गया अप्रचलन के कारण, फैशन में कोई चीज अब नहीं रही है। तीसरा हो गया डिप्लेशन के कारण, डिप्लेशन जैसे कि हम खाने यूज कर रहे हैं, हमने खान खरीद ली, उसमें से अब हम सोना कोयला निकालते जा रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो इसके कारण भी जो उनकी जो मूल्य में कमी हुई है वो डेप्रिसिएशन कहलाएगी। ठीक है भाई। ठीक है भाई। थैंक यू।